हेलो गाइज, आप सबको फिर से लेट्स स्टडी के चैनल में सबको स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो पढ़ाई चल रही थी वो कहाँ तक हुआ था? संधि चल रहा था। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ लिया था, व्यंजन संधि पढ़ लिया था। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे पढ़ने के लिए, यानी मोटिवेट होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो थर्ड है वो है ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड स्टे हम्बल। आपको जो सपने हैं बहुत बहुत बड़े देखने हैं और उसके लिए मेहनत करनी होगी। सपना देखना तो अगर आप सिर्फ सपना ही देखते रह जाओगे तो आप अपनी ड्रीम अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपने ड्रीम को पाने के लिए उसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है और स्टे हम्बल। आप जितना हो सके हम्बल रहिए, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अब चलिए हम पढ़ाई की ओर चलेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है विसर्ग संधि। हमारा जो स्वर संधि है वो खत्म हो गया था, हमारा जो व्यंजन संधि है वो भी हो गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और हाँ, पढ़ाई करिए। आप जितना मेहनत करोगे आप सक्सेस आपको उतनी जल्दी मिलेगी। तो चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज का हमारा विषय है विसर्ग संधि। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके भेद, उसकी परिभाषा किस तरह से हम जानेंगे, विसर्ग संधि किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम विसर्ग संधि पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि विसर्ग संधि होता क्या है। जैसे कि स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मिलन होता है। उसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग तो होता है, विसर्ग का एक चिन्ह है। ध्यान रखिए, ये जो डॉट डॉट होता है जिस तरह से, जिसको हम ह जैसे उच्चारण करते हैं, वो हमारा विसर्ग संधि होता है। और इसके मेल से अगर ये विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिले और उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न हो या विकार हो, उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। ये जो चिन्ह है इसको याद रखना और इसका उच्चारण ह जैसे होता है। ठीक है, तो उस उदाहरण देख लीजिए। मनो प्लस रथ, मनोरथ। निज प्लस कपट, निष्कपट। दुह प्लस चरित, दुश्चरित। ध्यान रखिए है, आप इसमें क्या बना सकते हैं? विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है या विसर्ग के बाद आपका व्यंजन भी आ सकता है। इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, विसर्ग का जो है पहला नियम पढ़ेंगे। विसर्ग का जो विसर्ग है, विसर्ग संधि में जो विसर्ग है वो किस तरह से ओ में परिवर्तित होती है। यदि नियम ये कह रहा है, आगे, यदि विसर्ग से पहले ओ हो और बाद में भी ओ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, याद है आप सबको, हमने कल जो व्यंजन वर्ण के 5 वर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा था। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ये जो है प वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं उनके हर वर्ग में कितने हमारी जो वर्ण थे, 5 वर्ण थे। तो वो 5 वर्ण में अगर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, ब, हो, तो वो विसर्ग जो है वो विसर्ग ओ में परिवर्तित होती है। ओ यानी ओ की मात्रा में परिवर्तन होंगे। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है। अगर हाँ, ये याद रखो, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? तीसरा यानी क वर्ग का याद करो। क जो है पहला है, ख जो है दूसरा है, उसके बाद ग, घ, न, जो लास्ट के 3 हैं। हर वर्ग के जो लास्ट 3 वर्ण हैं, अगर वो हो, अगर अ हो, अगर य, र, ल, ब, हो तो वो जो है ओ में परिवर्तन होगी, उसकी मात्रा में ओ लग जाएगा। जिसकी मनो प्लस रथ, मनोरथ। र है यहाँ पे मनो, मनो के प्लस क्या लगा है? विसर्ग लगा है, प्लस रथ, र है तो क्या बन गया? वो उसकी मात्रा बन गई। नौ में मात्रा लगेगी। मनो प्लस योग, मनोयोग। तपो प्लस बल, तपोबल। उसी प्रकार से और क्या हो सकता है? सरो प्लस ज, सरोज। मनो प्लस भाव, मनोभाव। पय प्लस धर, पयोधर। मन प्लस हर, मनोहर। पय प्लस द, पयोद। मन प्लस विकार, मनोविकार। सर प्लस बर, सरोवर। यश प्लस धरा, यशोधरा। वय प्लस बुद्धि, वयोद्बुद्धि। यश प्लस दा, यशोदा। इसको आपको याद रखना है। अगर विसर्ग है वो किसी भी वर्ग के तो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण के साथ मिलता है, या उसके बाद अ हो, या उसके बाद य, र, ल, ब, हो, वो सारे के सारे किसमें परिवर्तन होंगे दोस्तों? वो सारे के सारे ओ में परिवर्तन होंगे। ओ की मात्रा आएगी किसके? और एक बात है, ये जो मात्रा है किसके साथ लगेगा? जो वर्ण
अंत मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण में इसकी मात्रा लगेगी। जैसे कि मनो प्लस रथ, मनो को ध्यान से देखो, मनो में न क्या है, अंतिम वर्ण, जो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण न है, तो मात्रा कहाँ पर लगी है, न पर लगी है। इसको आपको ध्यान देना है कि मात्रा कहाँ पे लगेगी और कहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या है, हमारा जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा नियम ये कह रहा है विसर्ग का जो र होता है वो किस तरह से रेफ में परिवर्तन होता है। नियम ये कहता है यदि विसर्ग से पहले ओ या ओ को आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो या बाद में कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल ब हो तो विसर्ग का रेफ जो र है वो रेफ में परिवर्तित हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था अगर विसर्ग के बाद ओ हो, आ हो या पहले भी ओ या आ हो और जो है वो सेम है कि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण य र ल ब होगा तो उसमें परिवर्तन होंगे। पर यहाँ पे ये कह रहा है ओ आ को छोड़कर और जितने भी स्वर हैं, स्वरों की जो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11। 11 में ये 2 हट गए हैं और जो 9 वर्ण है, स्वर वर्ण है, अगर वो आए और क्या होगा, और वही उसी को याद रख लो कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा। जैसे कि क वर्ग का क्या होगा, क ख को हटा लो, जो लास्ट के 3 है, जो लास्ट के 3 वर्ण हैं अगर वो आते हैं, य र ल ब हो आते हैं, तो जो विसर्ग होता है, जो र, ये जो र की मात्रा को हम रेप के ऊपर भी लिख सकते हैं, रेप के रूप में लिख सकते हैं, तो ये रेप में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान देखिए उदाहरण, नि प्लस गुण निर्गुण, नि प्लस जल निर्जल, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग। ध्यान दीजिए जो नि है, पहले उदाहरण को देखिए, नि प्लस गुण निर्गुण, नि छोटी की मात्रा विसर्ग है प्लस गुण, गौ जो है क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क ख ग, ग जो है तीसरे नंबर पे है तो वो तीसरा वर्ण बन गया। तो ग के साथ जब विसर्ग मिलता है तो वो क्या बन जाती है, रेफ में परिवर्तित हो जाती है, उसमें एक एक्स्ट्रा रेफ आएगा, तो नि प्लस गुण निर्गुण। उसी प्रकार के और क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि दु प्लस गंध दुर्गंध, और क्या होता है, नि प्लस विकार निर्विकार, दु प्लस आत्मा दुरात्मा, दु प्लस नीति दुर्नीति, नि प्लस मल निर्मल। ये सारे जो उदाहरण, नि प्लस उपाय निरुपाय, नि प्लस झर निर्झर, इस प्रकार के नि प्लस धन निर्धन, ये जो सारे उदाहरण हैं ये इसी के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या होता है, विसर्ग के साथ अगर ओ आ को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर वर्ण हैं वो आते हैं, अगर किसी भी वर्ग के लास्ट जो 3 वर्ण हैं वो आते हैं, या य र ल ब हो आते हैं, वो जो विसर्ग है वहां पे वो रेफ की मात्रा के रूप में प्रयोग होगी। ये आपका नियम है, इसको आपको याद रखनी है। फिर हमारा तीसरा नियम ये कहता है विसर्ग संधि का, अगर वो कह रहा है कि जो विसर्ग है वो 3 स जो होते हैं, हमारा स और श में परिवर्तन किस तरह से हो सकते हैं। पहला है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो वो विसर्ग स तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण जो स है उसमें बदल जाता है। उदाहरण देखिए, नि प्लस च निश्चय। उसी प्रकार और क्या हो सकते हैं, नि प्लस छल निश्चल भी उसमें हो सकता है दोस्तों। जैसे कि नी के बाद चौ आया है तो वो क्या बन गया है, क्या बन गया है, सौ बन गया है। उसी प्रकार नी के साथ अगर छ भी आएगा तो वो भी क्या बनेगा, सौ ही बनेगा। ये जो सौ की मात्रा है इसमें ध्यान दो, अगर चौ के साथ आता है तो वो इस रूप में लिखा जाता है, अगर छ के साथ आएगा तो आप पहले जो आधा सौ लिखा जाएगा उसके बाद पूरा छ लिखा जाएगा निश्चल में। उसके बाद हमारा दूसरा नियम ये कह रहा है यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो वो जो विसर्ग है वो मूर्धा सौ में बदल जाता है, ये मूर्धा वर्ण है सौ। उदाहरण के रूप में वो कहा है, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, तत् प्लस ठकार ततष्ठकार। तो क्या है, यहाँ पर अगर विसर्ग के साथ ट या ठ लगेगा तो वो किस में परिवर्तन होंगे, वो जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित होंगे। उसके बाद वो कह रहा है यदि विसर्ग के बाद
तो या थ हो तो वो विसर्ग स जो दंत्य वर्ण है स उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि नम प्लस ते नमस्ते, दु प्लस थकार दुरस्त दुरस्तकार, नि प्लस तार निस्तार, इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, या एक ध्यान रखना है च छ होगा तो हमारा जो तालव्य श है, तालव्य वर्ण श है वो होगा। अगर ट ठ है तो वो मूर्धा वर्ण श होगा। अगर हमारा त थ है तो वो दंत्य वर्ण श होगा। इसी को आपको, ये 3 नियम है उसको आपको याद रखनी है। विसर्ग का चौथा नियम वो कह रहा है विसर्ग का लोप हो जाना यानी हटना। जहाँ पे विसर्ग तो आता है मतलब वो विसर्ग संधि होगा, पर विसर्ग संधि को संधि विच्छेद के बाद वो जो शब्द हमारा नया शब्द आता है उसी में किसी भी प्रकार के विसर्ग का चिन्ह हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी विसर्ग जो है वो हट जाता है। ये नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ओ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में रो हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पिछला स्वर दीर्घ हो जाता है। इसमें आपको 2 बात याद रखनी है। अगर ओ आ को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का स्वर वर्ण क्यों ना हो, ओ आ को छोड़कर बाकी 9 स्वर वर्ण है। क्या क्या है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओई, ओ। अगर ये हैं, ये 9 वर्ण है और बाद में रॉ है, मतलब स्टार्टिंग जो पहला शब्द है उसमें क्या होगा हमारा, तीसरे किसी भी वर्ण क्यों ना हो अगर होगा, और जो संधि के जो दूसरा शब्द है उसी में अगर क्या होंगे, रॉ होंगे, तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। और जो पिछला स्वर है यानी जो स्वर बन आया था वो जो क्या है दीर्घ स्वर में, यानी उसकी जो मात्रा है वो दीर्घ मात्रा में परिवर्तन हो जाती है। अगर छोटी ई है तो वो बड़ी ई में परिवर्तन होगा, अगर छोटा ऊ है वो भी बड़ा ऊ में परिवर्तन होगा। उदाहरण के रूप में देखिए, नि प्लस रोग निरोग। दोस्तों यहाँ पे गलती हुई है, 9 में छोटी की मात्रा हो गई है पर ये 9 में बड़ी की मात्रा होगी। निरोग, नी के साथ रोग आया है, नी को ध्यान से देखोगे इसके साथ छोटी ई है, वो ओ आ नहीं है, ओ आ के बाद है और एक स्वर है प्लस। रोग को ध्यान से देखोगे तो रो आया है पहले, तो जब वो जब अपने आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, निरोग। नी प्लस रस नीरस। उसी प्रकार के और क्या उदाहरण हो सकते हैं, दु प्लस राज दुराज। दु जो है छोटा ऊ है, दु प्लस राज दुराज, द में बड़ा ऊ हो सकता है। नी प्लस रब नीरब। इसी प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। उसके बाद विसर्ग का दूसरा चौथा नियम ये कह रहा है विसर्ग में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी जिसी प्रकार विसर्ग वहां पे लगा होता है यहाँ पर भी उसी प्रकार से विसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है, इसमें नियम ये कह रहा है यदि विसर्ग से पहले ओ आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। ओ आ को छोड़कर और जितने भी क्या है हमारे स्वर हैं अगर वो होंगे, ठीक है। और जो बाद वाले शब्द में यानी दूसरे शब्द में, संधि के दूसरे शब्द में अगर क है, फ है, प है, क ख है तो वो भी जो विसर्ग में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं होंगे। जैसे कि अंत प्लस करण अंतकरण, यहाँ पे ध्यान दो, अंत है प्लस करण हुआ है अंतकरण, जिस तरह से लिखा गया है उसी प्रकार ही इसको लिखा गया है, इसी में इसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं हुए हैं। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, प्रातः विसर्ग है यहाँ पर, प्रातः काल। उसी प्रकार आप क्या बना सकते हैं, जैसे कि पय प्लस पान पय पान। इसी प्रकार के उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे। विसर्ग संधि का अंतिम नियम, इसमें क्या होता है, लुप्ताकार लगता है। लुप्ताकार का चिन्ह ध्यान से देखिए, एस उल्टा एस होता है वो, उसी प्रकार से याद रख लीजिए। यदि विसर्ग के आगे पीछे ओ हो, आगे भी ओ हो और पीछे भी ओ हो, यानी यहाँ पे 2 ओ आएंगे, अगर ऐसा होता है तो पहले हमने वहां पढ़ा था कि नियम में अगर ओ होता है तो वो ओ की मात्रा उसमें लगती है, तो वही होगा पहला। तो पहला ओ विसर्ग के साथ मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाला जो ओ होता है वो लुप्ताकार जो चिन्ह होता है उसके जो लोभ लोभ होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार जो ऐसा वाला जो एस उल्टा एस का चिन्ह लग जाता है। ध्यान से देखिए,
प्रथम प्लस अध्याय प्रथम अध्याय। देखिए प्रथम म में किसकी मात्रा है, विसर्ग है। और उसके बाद प्रथम में देखिए म में क्या है, अ है, उसके साथ विसर्ग आया है। फिर जो अध्याय में दूसरे दूसरे शब्द में अ जो है पहला है, वो क्या है हमारा, वो हमारा है, मैं दूसरा है। तो यहाँ पर दो हुए, प्रथम में म में की मात्रा है, उसके साथ विसर्ग प्लस अध्याय में जो है दूसरा है। तो इसमें क्या है, उस प्रथम प्लस अध्याय जो मिलके बना है प्रथम अध्याय, उसको देखिए म में ओ की मात्रा लगी हुई है, उसके साथ लुप्ताकार चिन्ह आया है। और धाय को धाय यानी जो है, जो दूसरे शब्द का जो है वो परिवर्तन होकर लुप्ताकार चिन्ह लग जाएगा। और जो शब्द होंगे उसके साथ ओ की मात्रा पहला जो शब्द होगा उसके साथ ओ की मात्रा लगेगी। प्रथम प्लस अध्याय प्रथमाध्याय, मनो प्लस अभिलषित मनोभिलषित, उसके यश प्लस अभिलाषी यशोभिलाषित। इसी प्रकार के उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सबको ढेर सारा थैंक यू कि सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका हर एक डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।